Assalamu alaikum students, welcome to Iman Learning. Students, today's topic is एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. प्रीवियस लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया था अबाउट साइटोप्लाज्म. नाउ वी आर मूव टू नेक्स्ट ऑर्गेनेली ऑफ द सेल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ओके, सो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है स्टूडेंट्स, वो सेल की सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनेली है. क्योंकि वो न्यूक्लियस से लेके सेल मेम्ब्रेन तक साइटोप्लाज्म के अंदर फैली हुई होती है. इस वजह से हम कहते हैं कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, दिस इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गेनेली ऑफ द सेल. अगर इसकी डिफाइन की बात करें स्टूडेंट्स, तो द नेटवर्क ऑफ चैनल्स एक्सटेंडेड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म continuous with the plasma membrane and also appear to be in कनेक्ट विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. यानी कि ना सिर्फ ये स्टूडेंट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कनेक्ट करती है, बल्कि ये न्यूक्लियर की जो मेम्ब्रेन होती है उससे भी कनेक्ट करती है. क्योंकि आपको पता है जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं उसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस पाया जाता है. तो जो मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस है स्टूडेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है उसकी, उससे कनेक्ट होते हुए स्टूडेंट्स इस साइटोप्लाज्म के अंदर चलती है और फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक भी कनेक्ट होती है. ओके, एंड दिस इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनेली ऑफ द सेल. तो जैसे आपको डायग्राम में स्टूडेंट्स नज़र आ रहा है, अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे डायग्राम को एक्सप्लेन करूँ आपको, तो आपको समझ आ जाएगी स्टूडेंट्स कि यहाँ पे जो मैंने ड्रा किया है स्टूडेंट, ये है न्यूक्लियस. ओके, तो ये जो ग्रीन ब्लू कलर में आपको नज़र आ रही है इन सर्कल, ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. तो इसका न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड दिस इज़ आ न्यूक्लियर पोर. ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि न्यूक्लियर पोर से ये मेम्ब्रेन जो ऑर्गेनेली है स्टूडेंट्स, जिसकी हम बात करें हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये चल रही है और ये पूरे साइटोप्लाज्म में फैली हुई है. ओके, तो यहाँ से आपको समझ आ रही है कि ये न्यूक्लियर पोर से लेके या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेके जो सेल की मेम्ब्रेन है वहाँ तक जाती है. ओके, मैंने पूरी ड्रा नहीं की, जस्ट यहाँ पे थोड़ा सा इसको ड्रा किया है स्टूडेंट्स. ओके, तो यहीं पर मैं इसको थोड़ा सा और आपको एलेबोरेट कर देती हूँ. तो ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको मैंने ER से डोनेट किया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ओके, कलेक्टिवली अगर हम सारे स्ट्रक्चर्स को कहें जो मैंने ग्रीन कलर से ड्रा किए हैं स्टूडेंट्स. ओके, सो यहाँ पे आपको रेड निशान नज़र आ रहे हैं स्टूडेंट. ये रेड जो है ये है राइबोसोम्स. तो जो राइबोसोम्स के ग्रेन्यूल्स होते हैं कुछ, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होते हैं, तो उसको हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंड जहाँ पे आपको कोई ग्रेन्यूल नज़र नहीं आ रहा, पार्टिकल्स नज़र नहीं आ रहे, उसको हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की 2 टाइप्स हो गई, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंड जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है यहाँ पे जो चल रही है, इसको हम कहते हैं सिस्टर्नी. ओके, तो यहाँ पे आपको डायग्राम की समझ आई. अब हम इसको मज़ीद जो है वो डिस्कस करते हैं इसके डिफरेंट पार्ट्स को. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आ जाती है सिस्टर्नी, जिसकी अभी मैंने आपको डायग्रामेटिकली बात की कि द मटेरियल प्रेजेंट इन दिस चैनल इज़ separated from the cytoplasmic material by the spherical or tubular membrane called cisternae. यानी कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर मटेरियल होगा उसको सेपरेट किया जाएगा साइटोप्लाज्मिक मटेरियल से. ओके, आपको पता है साइटोप्लाज्म में फ्लूइड लाइक मटेरियल है, तो उससे सेपरेट करने के लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास या तो फिंगर लाइक या फिर स्फेरिकल या जिसको हम ट्यूब्यूलर भी कह सकते हैं मेम्ब्रेन्स होती है, उनको हम कहते हैं सिस्टर्नी. ओके, क्लियर. सो नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट्स की टाइप्स की. तो 2 टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. यहाँ पे भी मैंने इसकी कुछ डायग्राम बनाई हुई है. तो यहाँ पे आप देखेंगे मैंने एंडोप्लाज्मिक ड्रा किया है और इसके ऊपर जो आपको डॉट नज़र आ रहे हैं स्टूडेंट, ये है राइबोसोम्स. ओके, हैव राइबोसोम्स, यानी कि वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके पास राइबोसोम होगा उसको हम कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर स्मूथ नहीं होता, थोड़ी रफ अपीयरेंस वो देता है. ओके, एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विदाउट राइबोसोम, यानी कि ये जो आपको नज़र आ रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो हैं, इसमें कोई ग्रैन्यूल नहीं है, कोई राइबोसोम्स नहीं है, तो इसको हम कहते हैं स्टूडेंट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. होप सो आपको ये समझ आ गई होगी. सो नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट इसके फंक्शंस के बारे में कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है. सबसे पहले आ जाता है स्टूडेंट्स मैकेनिकल सपोर्ट. दे प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट्स ऑफ द सेल. ओके, कैसे देता है? क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है स्टूडेंट वो फ्लेक्सिबल होता है और ये फैला हुआ होता है पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर, जिस वजह से ये चैनल लाइक जो इसके स्ट्रक्चर्स हैं ये साइटोप्लाज्म को सपोर्ट देते हैं, बल्कि ये साथ ही साथ सेल मेम्ब्रेन को भी सपोर्ट देते हैं. तो इस वजह से हम कहते हैं कि दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल. एंड नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल.
ट्रांसपोर्ट भी करता है मटेरियल की, जैसा कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER मींस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक स्टूडेंट है वो क्या करता है, प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल एंड सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेंसिसाइज प्रोटीन। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन की सेंसिस स्टूडेंट कैसे करता है, आप सबको पता है जो राइबोसोम्स होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास क्या होते हैं, राइबोसोम। हम राइबोसोम्स को कहते हैं मशीनरी फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। ये नेक्स्ट आगे जाके सेल के लिए प्रोटीन जो है वो बनाते हैं। तो इसके पास क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास राइबोसोम्स हैं और यही राइबोसोम्स क्या करेंगे, प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। समझ आई आपको? ओके। एंड डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है कि सेल के अंदर कुछ ऐसा मटेरियल जो कि टॉक्सिक है उसको डिटॉक्सिफाई करना, उसको तोड़ फोड़ के उसको ख़त्म कर देना सेल से, ठीक है। तो ये काम भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। इसमें कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्ले अ रोल इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस ड्यू टू इट्स ऑन एंजाइम सिस्टम मेटाबोलाइज। क्यों? क्योंकि इसके पास अपने एंजाइम होते हैं और अपना मेटाबॉलिज्म होता है, जिस वजह से अपने एंजाइम को लेके पूरा मेटाबॉलिज्म करता है और फिर डिटॉक्सिफाई करता है हार्मफुल मटेरियल को। For example, carcinogens, steroid and toxic. Okay, and synthesis of lipids, they also play an important role in the synthesis of lipids. Smooth endoplasmic reticulum synthesize lipids that are used in formation of cell membrane and steroid hormones like टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। अब यहाँ पे स्टूडेंट बात की हुई है इन्होंने कि द फॉर्मेशन सेल मेम्ब्रेन, यानी कि जो लिपिड्स एंड प्रोटीन बनते हैं, लिपिड्स जो बनता है वो सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन करेगा। कैसे करेगा? क्योंकि आप सबको पता है सेल मेम्ब्रेन जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बनती है, मोस्टली लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। अब अगर ये सेंसिस ऑफ, यहाँ पे ऊपर हमने देखा सेंसिस ऑफ प्रोटीन हो रही है, यहाँ इस फंक्शन में हम देख रहे हैं सेंसिस ऑफ लिपिड्स हो रही है, तो ये प्रोटीन और लिपिड्स मिलके क्या करेंगे, सेल मेम्ब्रेन फॉर्म करेंगे। ओके, ना सिर्फ सेल मेम्ब्रेन बल्कि ये हार्मोन्स, अब आपको पता है हार्मोन्स जो है वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं, तो क्या करेगा सेल के लिए और हमारी बॉडी के लिए हार्मोन्स भी बनाएगा। एंड ग्लाइकोजन एंड ग्लाइकोलिपिड्स आल्सो सेंसिस हेयर। ओके, यहाँ पे ग्लाइकोलिपिड्स भी फॉर्म होता है एंड ग्लाइकोलिपिड्स। साइट ऑफ न्यू मेम्ब्रेन, वही बात जो मैंने ऊपर आपको क्लियर की स्टूडेंट्स कि सेंसिस ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स आर आल्सो कंसीडर्ड टू बी द प्राइमरी साइट ऑफ न्यू मेम्ब्रेन, यानी कि न्यू सेल मेम्ब्रेन। अब ना सिर्फ सेल मेम्ब्रेन, जैसा टेक्सचर स्टूडेंट सेल मेम्ब्रेन का होता है वैसा ही टेक्सचर सेल के अंदर जो और ऑर्गेनेल्स हैं उनकी मेम्ब्रेन होती है उसका भी होता है। फॉर एग्जाम्पल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी ऐसे ही होती है जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ना सिर्फ ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बल्कि जो सेल की ऑर्गेनेल्स की मेम्ब्रेन होती है, क्योंकि यूकैरियोटिक के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स पाई जाती हैं, तो उन सब की जो मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में हेल्प करेगा वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ओके, and transmission of nerve impulse and smooth endoplasmic reticulum. As for smooth, okay, smooth endoplasmic reticulum of the muscle cell is well developed and involved in the transmission of nerve impulse which initiate muscles contraction। यानी कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है स्टूडेंट्स वो नर्व इम्पल्स को भी ट्रांसमिट करता है एक सेल से दूसरे सेल के अंदर। अब यहाँ पे बात की हुई है स्टूडेंट्स, इन्होंने एग्जांपल दी है मसल सेल की, तो मसल सेल के जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या करेंगे, नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करेंगे एक सेल से दूसरे सेल की तरफ। और मसल्स का काम स्टूडेंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करना, रिलैक्स करना। तो जो हमारी बॉडी की मूवमेंट हो रही है स्टूडेंट्स उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। सो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक जो था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को लेके। तो यहाँ पे आप लोग अपने नोट्स को कॉपी कर सकते हैं ताकि आपको टॉपिक अच्छे से समझ आ जाए। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा एंड मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आइंदा आने वाले लेक्चर्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।